अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने लूप्स के कंस्ट्रक्ट्स के बारे में जाना और उसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स की। हम बेसिकली अभी लूप्स के कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम लॉजिक बिल्डिंग के लिए इसके लिए बहुत सारी अलग से प्रॉब्लम्स भी मैं अपलोड करूँगा, जिसमें मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा और मैं बताऊँगा कि प्रोग्राम राइटिंग कैसे होगी और वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने से लूप्स से रिलेटेड आपकी लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव हो सकती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लॉजिक बिल्डिंग पर मूव करने से पहले ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। तो लेट्स टॉक अबाउट वेरिएशंस ऑफ फॉर लूप। हम पहली वेरिएशन फॉर लूप की जो देखेंगे वो ये है कि यू कैन राइट द इनिशियलाइजेशन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फॉर। जो फॉर का जो ये पैरेंथेसिस के अंदर मेन तीन हिस्से थे, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन। इस केस में आप देखें आपने इनिशियलाइजेशन को लिख दिया है फॉर से बाहर। जब आपने इनिशियलाइजेशन को फॉर से बाहर निकाल दिया तो यू कैन राइट इट लिटरली एनीवेयर। अब आपको कंपाइलर फोर्स नहीं करेगा। लेकिन हमने कंस्ट्रक्ट्स का एक ओथ लिया था शुरू में कि आपके पास 4 कंस्ट्रक्ट्स हैं और उनके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर में सबसे पहला जो कंस्ट्रक्ट एग्जीक्यूट होगा फॉर का वो इनिशियलाइजेशन होगा और वो सिर्फ एक दफ़ा होगा, वो लूप के हिस्सा नहीं बनेगा, वो लूप को शुरू कर देगा और दैट्स ऑल। इसीलिए इनिशियलाइजेशन के लिखने की आइडियल जगह फॉर से पहले होगी अगर आप उसको फॉर से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, जब आपने इनिशियलाइजेशन को फॉर से बाहर निकाल दिया तो अब कंपाइलर सिंटेक्स वाइज आपको किस चीज़ पे फोर्स करेगा। ये तो मैंने आपसे कहा कि वो इनिशियलाइजेशन को के लिखने के ऊपर आपको फोर्स नहीं करेगा। अगर आपने से बाहर निकाल दिया तो जहां मर्जी लिखिए, लेकिन उसकी जगह आपने एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर या सेमीकोलन ज़रूर डालना है। अगर ये आपने ना डाला तो इस केस में आपका कंपाइलर आपको एरर दे देगा। ठीक है जी। इनिशियलाइजेशन के बाद उसी तरह आप कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन टेस्ट होने के बाद याद रखें आपका कंट्रोल जो है कंडीशन के ट्रू होने पर बॉडी पे मूव करेगा। ये इसकी बॉडी है। ठीक है जी, बॉडी पर आएगा आपका कंट्रोल, हमेशा हमारी तरतीब वही रहेगी। और बॉडी के अंदर आपका कॉन्सेप्ट यही है कि फॉर के केस में आप रिपीटिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। जब बॉडी क्लोज होती है फॉर की तो क्लोजिंग से ये जंप करके जाता है इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन पार्ट के ऊपर। तो इसका लास्ट पार्ट जो है इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन पार्ट होगा। ठीक है जी। तो देखिए ये हो गई आपकी फॉर की पहली वेरिएशन, इनिशियलाइजेशन को आपने बाहर निकाल दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इनिशियलाइजेशन में आप बेसिकली एक वेरिएबल बनाकर उसको एक इनिशियल वैल्यू दे रहे होते हैं। तो अगर आप वो फॉर के इन पैरेंथेसिस के अंदर इसकी ट्रेडिशनल जगह पे कर रहे हैं तो इसका मतलब जब आपका लूप चल जाएगा तो लूप के बाहर जाने के बाद लूप के अंदर के बने हुए तमाम वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और लूप के बाद यूजेबल नहीं रहेंगे। अगर आपका कोडिंग लॉजिक डिमांड करता है कि आपने उस इनिशियलाइज्ड वेरिएबल की वैल्यू को अब आपने कहीं बाहर भी यूज़ करना है तो ऐसे केसेस में आप इनिशियलाइजेशन को उसकी ट्रेडिशनल जगह की के बजाय आप फॉर लूप से पहले लिख लेते हैं। तो जब आपका वेरिएबल फॉर लूप से बाहर मूव हो जाएगा तो अभी फॉर की कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद भी वो अवेलेबल होगा और आप उसकी वैल्यू को अपने अपकमिंग प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में और लॉजिक में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस वेरिएबल की डिक्लेरेशन अब फॉर के ब्लॉक से बाहर निकल गई, फॉर के कंस्ट्रक्ट से मुकम्मल तौर पे शुरू में आ गई। ठीक है जी। जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमें इससे रिलेटेड किन बातों का ख्याल करना है। एक तो मैंने आपसे अर्ज कर दी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। दूसरा थोड़ा सा थॉट प्रोसेस के हवाले से यहाँ पे मैं आपसे अर्ज कर दूँ कि देखें जब आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो ये इस बात को पॉइंट को जहन में रखें कि राइटिंग इनिशियलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फॉर लूप विल कॉज एन इन्फिनिट लूप। ये थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगता है पॉइंट, इसमें थोड़ा सा मैं इस पर बात कर लूँ। यानी जैसे आपसे मैंने कहा कि इनिशियलाइजेशन को आपने उसकी ट्रेडिशनल जगह से निकाल के कहीं भी लिखना है। तो अब लॉजिक ये डिमांड करता है कि कंस्ट्रक्ट्स में सबसे पहला कंस्ट्रक्ट इनिशियलाइजेशन है, इसलिए आपने इसे फॉर से पहले लिखा ताकि इनिशियलाइजेशन फॉर के चलने से पहले हो। फॉर सम रीज़न अगर आप उसको फॉर की बॉडी के अंदर ले आए तो इसमें दो बातें होंगी। पहली बात तो यह है कि अगर आप इनिशियलाइजेशन अंदर लाए तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे कि हमें कंडीशन भी अंदर मूव करनी पड़ेगी।
अगर तो उस केस में तो आपका लूप जो है मे मूव टूवर्ड्स इन्फिनिटी, बिकॉज देन यू हैव टू बी केयरफुल कि भी यार हर रिपीटिशन में कहीं आपका इनिशियलाइजेशन बार बार तो नहीं हो रही। अगर इनिशियलाइजेशन आप बार बार कर रहे हो और दोबारा लूप को पहली वैल्यू से शुरू करो तो इट मे कॉज एन इनफाइनाइट लूप, सो यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। दूसरा यह है कि इफ यू मूव द इनिशियलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप विदाउट मूविंग द कंडीशन, तो इस केस में आपका कंपाइलर आपको एरर दे देगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर अगर आपने वही वेरिएबल यूटिलाइज किया टेस्ट करने के लिए जो आपके इनिशियलाइजेशन में डिपेंड करता है। तो देखें एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस ये है कि आपका फॉर अभी भी सबसे पहले इनिशियलाइजेशन को पढ़ेगा। आपका प्रोसेसर जो है जब इसकी एग्जीक्यूशन करेगा तो कंपाइलर ने उसको ट्रांसलेट करके जो इंस्ट्रक्शन दिए उनमें इंस्ट्रक्शन में पहला ऑर्डर उसने यही रखा है कि पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट को पढ़ो और उसके बाद कंडीशन को पढ़ो। इनिशियलाइजेशन में स्टेटमेंट टर्मिनेटर पड़ेगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ जस्ट स्टेटमेंट टर्मिनेटर फॉलोड बाय कंडीशन में अगर आपने वो वेरिएबल यूज़ कर लिया जो बॉडी के अंदर इनिशियलाइज कर रहा है तो यहाँ आपको अनडिफाइंड वेरिएबल का एरर आ जाएगा, या वो वेरिएबल के बारे में कंपाइलर ये कहेगा कि भाई ये तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, तो आप इसको कंडीशन में कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो इस बात का ख्याल करना है। इसलिए मैंने आपसे कहा अगर आप इनिशियलाइजेशन बॉडी के अंदर लेके जाएंगे you will have to move the condition inside the body as well, and in that case you have to make sure that your initialization is done in such a way that it does not become the part of repetition। अगर आप करते हैं फॉर सम रीज़न और वो रिपीटिशन का पार्ट बन गई तो यू विल मूव टूवर्ड्स एन इनफाइनाइट लूप, क्योंकि हर दफ़ा उसके हर आइट्रेशन में आप वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू पे वापस चले जाओगे। एनी हाउ the best way of initialization, moving the initialization, the best place for moving the initialization to is before the for loop, because that follows the natural order of the constructs of the loop। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड पे हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। हमने शुरू में देखा था कि हम 1 से लेकर 3 तक वैल्यू प्रिंट करते थे। अब देखिए आपकी इनिशियलाइजेशन इंट आई इक्वल्स 1 ये मैंने फॉर से पहले लिख दी, क्योंकि मैंने इसको लूप का हिस्सा नहीं बनाना, लूप के शुरू में करवाना है और सिर्फ एक दफ़ा करवाना है। अब जब आप इनिशियलाइजेशन बाहर निकालेंगे तो अब कंपाइलर का सिंटेक्स ये डिमांड करता है कि इसकी जगह एक सेमीकोलन आपका ज़रूर आएगा। तो फॉर का जो पैरेंथेसिस है उनमें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की जगह सेमीकोलन डाल देना है। फिर आपकी इस तरह कंडीशन आ जाएगी आई इज लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि हमने 3 तक जाना है फ्रॉम 1 अप टू 3, और फॉर की बॉडी के अंदर उसका सी आउट आई की स्टेटमेंट आएगी आई प्लस प्लस इंक्रीमेंटेशन। अब आपको पता है कि आपका लूप एक्चुअली ट्रेवर्सेस बिटवीन कंडीशन, बॉडी एंड इंक्रीमेंटेशन, इन्हीं तीन हिस्सों में आपका लूप घूमेगा हर दफ़ा। ठीक है जी। अच्छा, आई इज नाउ एक्सेसिबल आउटसाइड द फॉर ब्लॉक। इसका फ़ायदा जैसे मैंने आपको पिछली उस पर एक्सप्लेन किया है कि थॉट प्रोसेस ये है कि अब आई को लूप के ख़त्म होने के बाद आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो यू यूज़ दिस वेरिएशन when your logic demands that the initialized variable of the for loop needs further be utilized in upcoming coding statements after the for loop, after the body of the for loop। for loop की बॉडी के बाद भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें आपने int i इक्वल्स 1 के वेरिएबल यानी i को यूज़ करना है, तो फिर आपको आपकी मजबूरी है कि यू हैव टू डिक्लेयर इट बिफोर द फॉर लूप। अगर आपने इसको ट्रेडिशनल इसकी जगह पे यानी ये वाली जगह जहाँ इस सेमीकोलन लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे आपने इसे इनिशियलाइज कर दिया तो फॉर लूप के एंड होने पर ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आप इसको बाद में यूज़ नहीं कर सकेंगे। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड वेरिएशन। जैसे आपको मैंने पिछले स्लाइड पे हिंट दे दिया कि पहली वेरिएशन में तो आप इनिशियलाइजेशन मूव करते हैं, दूसरी वेरिएशन में आप कंडीशन को फॉर की बॉडी से बाहर मूव कर सकते हैं। लाइक इनिशियलाइजेशन जब आप कंडीशन को मूव करेंगे फॉर की ट्रेडिशनल जगह से बाहर, तो उसकी जगह आपने अब सेमीकोलन लगाना है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अच्छा, अब आप इसको मूव कर दिया जब आपने यहाँ से बाहर, तो कंडीशन को आप कहाँ लिखेंगे? अगेन कंपाइलर आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, बाय सिंटेक्स आपसे सिर्फ ये डिमांड करेगा कि कंडीशन की जगह पे सेमीकोलन कम से कम ज़रूर लगाओगे। इसके अलावा आपने कंडीशन को जब बाहर निकाल दिया तो देन यू आर फ्री टू राइट इट वेयर एवर यू वांट, लेकिन आपने अपने कंस्ट्रक्ट्स की ऑर्डर का ख्याल रखना है जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा। पहला, अगर आपके इनिशियलाइजेशन है तो दूसरा काम आपकी बॉडी के अंदर अब ये ही कंडीशन ही आना चाहिए। ठीक है जी। और कंडीशन के बाद तीसरा काम आपके वो रिपीटिंग स्टेटमेंट होगी जिसके थ्रू आपने लूप को एग्जीक्यूट करना है, या जो एक्चुअली लूप का मेन कोर पार्ट है जो रिपीटिंग स्टेटमेंट है। और आखिरी हिस्सा लूप का इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन होगा।
तो अगर आपने इसको अपनी जगह से निकाला है तो द कंडीशन मस्ट अपेयर बिफोर द रिपीटिंग स्टेटमेंट, बिफोर द बॉडी, इन द बॉडी बिफोर द रिपीटिंग स्टेटमेंट। और आखिरी पार्ट इसका इंप्लीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन। अब जहन में रखें, इनिशियलाइजेशन होने के बाद फॉर लूप का आपका प्रोसेसर पहले इनिशियलाइजेशन के सेमीकोलन को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ेगा, फिर वो आएगा इस सेमीकोलन को पढ़ेगा, क्योंकि उसका डिज़ाइन ऐसा है कि वो इनिशियलाइजेशन के बाद इस हिस्से पर मूव करता है, यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है कंडीशन लिखी है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी चलती है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो कीप इन माइंड कि द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आपका लूप ब्रेक हो रहा है। जब आपने यहाँ से कंडीशन को हटा दिया और सिर्फ सेमीकोलन लिख दिया, तो दिस मीन्स दैट द कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू ओवर हियर। कंडीशन के ट्रू होने के बाद आप आओगे बॉडी पर, बॉडी को रन करोगे और इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन पे मूव करेंगे, फिर कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन। अब जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू है हमेशा, तो आप लूप से बाहर कैसे निकलेंगे? इट मीन्स नाउ ब्रेकिंग आउट ऑफ द लूप इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपकी जिम्मेदारी बन गई है कि आपने बॉडी के अंदर कहीं लूप से बाहर निकलने के लिए बाकायदा खुद से एक्सप्लिसिटली कोड लिखना है। अगर ना लिखा तो योर लूप विल टर्न आउट इनटू एन इनफाइनाइट लूप। ठीक है जी। नॉट राइटिंग द कंडीशन विल क्रिएट व्हाट? विल क्रिएट एन इनफाइनाइट लूप। तो आप लूप से कैसे बाहर निकलेंगे? तो वो भी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि आपने लूप के स्ट्रक्चर से बाहर निकलना, तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट्स होती हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। वही वाला मैं कोड यूज कर रहा हूँ, एंड आई इक्वल्स 1, और हम जो है 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब इनिशियलाइजेशन बाहर निकाल दिया तो इनिशियलाइजेशन की जगह सेमीकोलन आ जाएगा। सेकंड वेरिएशन हम यूज करना चाह रहे हैं तो हम कंडीशन को भी बाहर निकालना चाहते हैं, हमने कंडीशन को भी की जगह क्या डाल दिया? सेमीकोलन। ठीक है जी। उसके बाद आपकी रिपीटिंग स्टेटमेंट कौन सी है? वो है सी आउट आई। और ये कब तक रिपीट करते रहो? जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है। अब कंडीशन आ गई। अब देखें आप किसी एग्जीक्यूशन की तरतीब चेक करें ना, इनिशियलाइजेशन, इस टर्मिनेटर को पढ़ा, इस टर्मिनेटर को पढ़ा, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा। अब ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये बॉडी, यानी मैं चाहता हूँ कि ये नंबर तब तक प्रिंट होता रहे जब तक वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है। तो आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी, 3 प्रिंट होगी, लेकिन 1 2 3 पे मूव करने के लिए आपको इंक्रीमेंटेशन भी डालना पड़ेगा, विच इज आई प्लस प्लस। अब आपको मैंने पिछली स्लाइड पे अर्ज की कि नाउ ब्रेकिंग आउट ऑफ द लूप इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करके लूप से बाहर नहीं निकले तो दिस विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। आई इज लेस देन इक्वल टू 3। इस कंडीशन के फॉल्स होने पर याद रखें आप लूप से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये है कि ये कोड रन ना करो। उसके बाद इस लाइन को ये रीड करेगा और आई प्लस प्लस को इंक्रीमेंट कर देगा और फिर यहाँ पे आएगा। देखिएगा कंडीशन ट्रू है, क्योंकि मैंने आपसे कहा लूप की ब्रेकिंग इस हिस्से से होती है, इस सेकंड सेमीकोलन जिस पे मैं अपना कर्सर अभी मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे कंडीशन जब तक ट्रू है इट विल कीप ऑन रनिंग द लूप। तो अब आपको खुद से कैसे करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी ब्रेक स्टेटमेंट। इन दिस केस लूप मस्ट बी स्टॉप्ड यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। यानी जब कभी ये कंडीशन फॉल्स हो, आई की वैल्यू 4 हो जाए, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो, एल्स पे पार्ट करेगा। और ब्रेक मैंने आपसे बताया था, ब्रेक विल मूव यू आउटसाइड द कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी ब्रेक आपको आपके फार लूप से बाहर ले जाएगा। कीप इन माइंड, ब्रेक नहीं लगा, नहीं लिखा तो योर लूप विल बिकम एन इनफाइनाइट लूप। एडवांटेज, वाई राइट द कंडीशन आउटसाइड द फॉर लूप ट्रेडिशनल प्लेस? आप इसको क्यों बाहर निकालना चाहेंगे? एक फ़ायदा इसका आमतौर पर यह होता है कि यू कैन हैव नाउ मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स इन योर फॉर लूप। देखिए ट्रेडिशनली आपका फॉर लूप कहाँ से ब्रेक करता है? जब आपके यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाए, जहाँ मैं अपना कर्सर मूव करूँ यहाँ कंडीशन लिखा रहता है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो तो बॉडी चलती है, फॉल्स हो तो आपकी बॉडी आपके जो है ना फॉर लूप से आप एग्जिट हो जाओगी। अब आपके पास एग्जिट पॉइंट एक ही है। अब कभी कभार आपका यू आर फोर्स्ड टू हैव अ लॉजिक और डेवलप अ लॉजिक विच इज आस्किंग फॉर मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स ऑफ द फॉर लूप। तो उस केस में आप मल्टीपल इफ्स लगा के और हर वो कंडीशन जिसके केस में आप लूप से बाहर निकलना चाहते हो उसके अगेंस्ट एक ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हो। तो दिस इज अ यूजफुल वेरिएशन when you need specifically multiple exit points in a for loop, जब आपको multiple exits चाहिए हों। There are other possibilities of using this variation as well, जो कि with the passage of time इंशाल्लाह आगे हम examples में देखेंगे, यूज़ करेंगे। अच्छा जी, let's move on to the third variation of the for loop।
कॉमन सेंस आप समझ गए होंगे। हमने इनिशियलाइजेशन को निकाला, हमने कंडीशन को निकाला, तो लास्ट पार्ट इज इंक्रीमेंटेशन एंड डिक्रीमेंटेशन। जब आपने इनिशियलाइजेशन को निकाला तो उसकी जगह एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालना ज़रूरी है, कंडीशन को निकाला तो उसकी जगह भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर डालना ज़रूरी है। बट बी केयरफुल, अगर आपने इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन को निकाला है तो देयर इज़ नो थर्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर आपने फॉर का सिंटेक्स ओरिजिनली देखा था तो इनिशियलाइजेशन के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर था, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर था, बट देयर वाज नो स्टेटमेंट टर्मिनेटर आफ्टर इंक्रीमेंटेशन एंड डिक्रीमेंटेशन। ठीक है जी। अब आपने इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन को बाहर निकाल दिया तो कहाँ लिखेंगे? वंस अगेन कंपाइलर आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट इम्पोज नहीं करेगा कि आपने इसको अब बाहर निकाल के यहाँ लिखना। बाहर निकाल दिया तो जहाँ मर्जी लिखो, लेकिन टू मेक अ प्रॉपर लूपिंग लॉजिक आपने कंस्ट्रक्ट्स का ख्याल करना है ताकि आपके कोडिंग में कोई गलती ना हो। आपने इनिशियलाइजेशन पहले इसलिए लिखी कि वो लूप के शुरू में होनी है, वो लूप को स्टार्ट करेगी, एक बार होगी। इसके बाद आपकी बॉडी के अंदर अब आपने कंडीशन को ऐसी जगह लिखना है कि वो बिल्कुल शुरू में है, उसकी बेस पर आपका कोड रन हो, और बॉडी के कंडीशन के ट्रू होने पर आप वो स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे जो आप लूप की कंडीशन में रिपीट करना चाहते हैं। और सबसे लास्ट पार्ट आपका इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन होगा। अगेन, सिंस द कंडीशन हैज मूव्ड आउट एज वेल, you have to make sure that you break out of the loop using the break statement, by using the break statement। अच्छा जी, ये आपकी बॉडी या रिपीटिंग स्टेटमेंट आ गई, इसके ऊपर कंडीशन आ जाएगी, और उसके बाद आपका कौन सा पार्ट आएगा? इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन का। कीप इन माइंड, राइटिंग अ थर्ड सेमीकोलन विल कॉज अ कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि आप फॉर लूप के सिंटेक्स के खिलाफ चले जाओगे। तो कंपाइलर के पास जो फॉर लूप का सिंटेक्स डिफाइंड है, आप उस सिंटेक्स को ब्रेक कर दोगे इफ यू राइट अ थर्ड सेमीकोलन। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अच्छा जी, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ द थर्ड वेरिएशन ऑफ द फॉर लूप। एग्जांपल वही है, हम अभी तक सिंपल वर्ड्स में बात कर रहे हैं कि आपने 1 से लेकर 3 तक नंबर प्रिंट करना है। सो यू स्टार्ट फ्रॉम इंट i इक्वल्स 1, देन यू स्टार्ट योर फॉर लूप, और उसके अंदर आपको याद हो जाएगा कि 2 सेमीकोलंस डालने हैं, फर्स्ट वन फॉर इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन फॉर कंडीशन, थर्ड को आपने कुछ भी नहीं डालना। ठीक है। अब आपने वैल्यूज प्रिंट करनी है अप टू 3, तो यू स्टार्ट विद द कंडीशन इफ i इज लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि कंस्ट्रक्ट्स का ऑर्डर क्या कहता है कि इनिशियलाइजेशन के बाद आनी चाहिए कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो बॉडी आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें आपकी सबसे पहले रिपीटिंग स्टेटमेंट आएगी सी आउट आई, वो स्टेटमेंट जो आपके लूप में बार बार एक्चुअली रिपीट करके कुछ काम कर रही है। जैसे इस केस में हम आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, आई की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3। नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करने के लिए लास्ट पार्ट कंस्ट्रक्ट का क्या कहता है? आपका क्या होना चाहिए? इंक्रीमेंटेशन। और ऑफ कोर्स चूंकि कंडीशन बाहर है तो आपको लूप से ब्रेक करने का भी, बाहर निकलने का रास्ता भी प्रोवाइड करना है, जिसके लिए आप कहोगे एल्स के केस में अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाए, ब्रेक आउट ऑफ द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट विल जंप और विल फोर्स द कंट्रोल आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फॉर लूप। यानी ये जो ऑरेंज ब्लॉक का क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, जहां मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ नीचे वाला, इस ब्लॉक के बाद जो भी कोड लिखा होगा, अगर वो ब्रेक के केस में बाहर निकल कर वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। ये 3 एग्जाम्पल्स हो गई। एक्सक्यूज मी। Something to think about, writing condition at the end will turn for into a post test loop। आप इस कंडीशन को अगर बिल्कुल लास्ट में इस तरीके से लिख दो कि लेट्स सपोज i इज लेस देन इक्वल टू 3 की जगह आप कर दो i इज ग्रेटर देन 4। इफ i इज ग्रेटर देन 4 और यहाँ पे आप उसके आगे ब्रेक लिख दो, दैट्स ऑल। तो दिस लूप विल ऑटोमेटिकली टर्न इनटू अ पोस्ट टेस्ट लूप। यानी एल्स की जगह आपने एल्स भी खत्म कर दिया और इस जगह आपने कंडीशन इफ लिख ली, if I is greater than or equal to 4, break, that's all। या तो आपका ये पोस्ट, आपकी बॉडी पहले चल रही है, कंडीशन बाद में टेस्ट हो रही है। अब देखो इनिशियलाइजेशन पहले हुई, अब याद रखें लिखा है कि नहीं लिखा, यहाँ पे इस दफ़ा इस स्टेटमेंट टर्मिनेटर को एक दफ़ा ज़रूर पड़ेगा आपका प्रोसेसर, क्योंकि कंपाइलर ने फॉर लूप की एग्जीक्यूशन इस ऑर्डर में डिज़ाइन की है। उसके बाद आपका प्रोसेसर जाएगा, इस सेमीकोलन को पढ़ेगा और वो देखेगा कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो कहाँ पे मूव करेगा? बॉडी में। और बॉडी की तमाम लाइंस एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो क्लोजिंग पार्ट जब आता है, इसके बाद कंट्रोल यही कहता है कि कहाँ पे जाओ? इस पार्ट में। इसको रीड करके वापस सेमीकोलन को एक दफ़ा ज़रूर रीड करेगा और फिर बॉडी में आएगा। वो अलग बात है कि यहाँ कोई प्रैक्टिकल कोड ऐसा नहीं लिखा हुआ जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन still these parts are always read by the processor in the order in which I'm speaking।
ये कंडीशन वाला पार्ट, बॉडी वाला पार्ट रन हुआ और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट को ज़रूर चेक करेगा आपका प्रोसेसर, देन इट विल जंप बैक टू कंडीशन पार्ट। अब इस बॉडी के अंदर आपने ख्याल रखना है कि कंडीशन पहले आए, उसके बाद रिपीटिंग स्टेटमेंट्स जो आपने रिपीट करनी है, फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन आए, और आखिर में आपने क्योंकि कंडीशन बाहर निकाल दी तो आपने लूप से बाहर निकलने के लिए ब्रेक कहीं ना कहीं लगाना होगा अपने लूपिंग लॉजिक के मुताबिक। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 3 वेरिएशंस हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स मूव टू द 4th वेरिएशन। बिफोर आई मूव ऑन टू द 4th वेरिएशन, वेरिएशन 1 2 3 आपकी फोकस कर रही थी कि आप फॉर लूप के बुनियादी पैरेंथेसिस के अंदर के पहले 3 हिस्सों को उसको अपनी जगह से निकाल के कहीं और लिखें। इनिशियलाइजेशन को हमने बाहर निकाला, वेरिएशन 2 में कंडीशन को निकाला, वेरिएशन 3 में इंप्लीमेंटेशन को निकाला। अब वेरिएशन 4 5 एंड 6 ये इस चीज़ पर फोकस करेंगी कि हम हर चीज़ की, हर पार्ट के मल्टीपल सेट्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस, मल्टीपल कंडीशंस and multiple implementations and decrementations. Let me start with the 4th variation. First one, which is of course multiple initialization and multiple आपके पास जो है एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन अगर आपने करनी हो तो फॉर में तो वो कैसे करेंगे, इट इज़ पॉसिबल। उसका सिंटेक्स ये होगा, हर इनिशियलाइजेशन को आप सेपरेट करोगे कामा से एक्सेप्ट द लास्ट इनिशियलाइजेशन। लास्ट इनिशियलाइजेशन के बाद कामा नहीं बल्कि सेमीकोलन आएगा, बाकी सिंटेक्स वैसे ही रहेगा। कंडीशन, आपकी रिपीटिंग स्टेटमेंट्स रन होंगी और आखिर में इंप्लीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन का पार्ट, और आपका लूप इन्हीं 3 हिस्सों में घूमता रहेगा। यहाँ मल्टीपल इनिशियलाइजेशंस आप कर सकते हैं, ईच सेपरेटेड बाय कामा। ठीक है जी, मल्टीपल एंट्रीज मस्ट बी सेपरेटेड बाय कामा एक्सेप्ट लास्ट। पॉइंट टू रिमेंबर, टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड। अच्छा जी, लेट्स मूव टू वेरिएशन 5। वेरिएशन 5 जो है, जैसे वो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन था, तो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टीपल कंडीशंस। अब देखें, बॉडी अपनी जगह पे है, फॉर का रिजर्वर्ड अपनी जगह पे है, पैरेंथेसिस अपनी जगह पे है, ये बुनियादी जो इसके पार्ट्स हैं ये चेंज नहीं होंगे। आप इनिशियलाइजेशन के बजाय अब अगर मल्टीपल कंडीशंस करना चाहें तो कर सकते हैं, वही उसूल है। एवरी कंडीशन विल बी सेपरेटेड बाय कामा एक्सेप्ट द लास्ट कंडीशन। इसके बाद रिपीटिंग स्टेटमेंट और आखिर में आपका आ गया इंक्रीमेंटेशन या डिक्रीमेंटेशन। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, इट्स काइंड ऑफ आयरॉनिक कि आफ्टर ऑल दैट एक्सप्लेनेशन मल्टीपल कंडीशंस डू नॉट हैव एनी एडवांटेज। आपकी एक ही कंडीशन जो है वो रन होगी। देखें, इसके पीछे रीजन ये है, कामा बाय डिफॉल्ट हैज अ लेफ्ट एसोसिएटिविटी। तो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो ये लेफ्ट कंडीशन जो आपके पास है ना, देखिए इस तरह चलते चलते आप चलते चलते इसको सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करेगा, फिर इसको इवैल्यूएट करेगा, फिर इसको इवैल्यूएट करेगा, सो ऑन एंड सो ऑन, क्योंकि लेफ्ट वाले को ये पहले इवैल्यूएट करता है। ठीक है जी, तो ये करते 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 सबसे आखिर में जो राइट मोस्ट कंडीशन है सिर्फ उसी का रिजल्ट कंसिडर होगा। आप ये कंडीशन 1 को इवैल्यूएट, आपको पता है कंडीशन का रिजल्ट या ट्रू या फॉल्स होता है। अगर आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे यही 3 कंडीशन लिखी हैं, कंडीशन 1 जो है जहाँ मेरा माउस मूव कर रहा है, इसका रिजल्ट इसका ट्रू आया, कामा के बाद इसने किया कंडीशन 2 को, इसका रिजल्ट फॉल्स आया, कामा के बाद इसने किया कंडीशन 3, इसका रिजल्ट आपके पास ट्रू आया। तो ये कंडीशन 3 जो लास्ट जो राइट मोस्ट कंडीशन थी, सिर्फ उसका रिजल्ट इसने स्टोर किया, बाकी रिजल्ट आप कहीं भी स्टोर नहीं कर रहे हो, ना कोई उसके स्टोर करने का तरीका है फिलहाल। और ये क्यों ऐसे हुआ, दिस इज ड्यू टू द लेफ्ट एसोसिएटिविटी ऑफ द कामा। ठीक है, कामा जो है इस कंडीशन का को इवेल्युएट करेगा कंडीशन 1 को, लेकिन इसका रिजल्ट डिस्कार्ड कर देगा। कामा के बाद कंडीशन 2 को इवेल्युएट करेगा लेकिन इसका रिजल्ट डिस्कार्ड हो जाएगा। कामा के बाद कंडीशन 3 को इवेल्युएट करेगा लेकिन इसका रिजल्ट डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, आप कभी ट्राई कीजिए, इंट स्पेस आई इक्वल्स पैरेंथेसिस के अंदर 1, 2, 3, 4 लिखिए, तो आप देखेंगे कि आपका कंपाइलर एरर नहीं देगा, आई को 4 असाइन कर देगा, क्योंकि आई के सामने आपने लिखा है आई इक्वल्स 1, 2, 3, 4, और वो पैरेंथेसिस के अंदर उसके गिर डालना मत डालिएगा, भूलिएगा, और सॉरी उसके आखिर में सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगाइएगा। तो लेफ्ट एसोसिएटिविटी की वजह से आई को पहले 1 असाइन होगा, फिर ओवर राइट हो जाएगा 2 से, फिर ओवर राइट हो जाएगा 3 से, फिर ओवर राइट हो जाएगा 4 से। तो द पॉइंट बीइंग only last condition, which is rightmost result, will be stored. All other results will be discarded. Why? Due to the left associativity of the comma operator. Comma जो है
वो लेफ्ट वाले ऑपरेटर को पहले प्रायोरिटी देता है, उसको पहले डील करता है। तो ये कामा की बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस में associativity की वजह से देयर इज नो यूज इन राइटिंग मल्टीपल कंडीशंस बिकॉज the loop will only start working only when the rightmost conditions result is false, and it will keep on running until the rightmost conditions result is true. So after explaining this logic, I hope you can understand कि मल्टीपल कंडीशंस लिखने का फ़ायदा नहीं है, वो इवेल्यूएट भी होंगी, उनका रिजल्ट भी स्टोर होगा, बल्कि आप उल्टा प्रोसेसर का टाइम ज़ाया करेंगे। उससे आप मल्टीपल कंडीशंस इवेल्यूएट करवा के आपको लॉजिक पता है पहले से कि सिर्फ राइट मोस्ट कंडीशन का रिजल्ट स्टोर होगा और उसी की बेस पे लूप या कंटिन्यू करेगा या ब्रेक कर देगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू वेरिएशन 6। जैसे हमने किया मल्टीपल इनिशियलाइजेशन, हमने किया मल्टीपल कंडीशंस, सिमिलरली यू कैन हैव मल्टीपल इंक्रीमेंटेशंस एंड डिक्रीमेंटेशंस। लेकिन देखें हर उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर मैं जो लूप के कंस्ट्रक्ट्स का ऑर्डर है वो वही रिपीट करता हूँ ताकि आपका लॉजिक रहे और आप लॉजिक बिल्डिंग करते हुए, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए, लॉजिक लिखते हुए आप सही तरीके से लूप्स को लिख सकें। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन रन होता है और तीसरा क्या है, रिपीटिंग स्टेटमेंट्स इन बॉडी। लास्ट में क्या आता है, इंक्रीमेंटेशन एंड डिक्रीमेंटेशन। नाउ लाइक initializations, like conditions, there can be multiple incrementations and multiple decrementations or multiple updations, each separated by comma. I will use one more word over here. There can be multiple expressions, each separated by comma. It means the comma will appear after every increment, decrementation, or the updation or the expression except the last. Multiple incrementation slash decrementation must be separated by comma except the last. Other expressions can also be used in place of incrementation slash decrementation. This is a very powerful feature. ये वाली statement, other expressions can also be used in place of incrementation or decrementation. हमने ये दावा, ये क्लेम ना इनिशियलाइजेशन के बारे में किया और ना ही हमने ये क्लेम कंडीशन के बारे में किया। ये क्लेम हम सिर्फ और सिर्फ लास्ट पार्ट के बारे में कर रहे हैं, विच इज इंक्रीमेंटेशन, डिक्रीमेंटेशन। इसकी मदद से आप बहुत पावरफुल लूप्स लिख सकते हैं, बड़े वेरिएटेड लूप्स लिख सकते हैं और आप इसमें कोई भी सिंगल लीगल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और उसको आप सेपरेट कर सकते हैं कामा से, यानी एक कामा से पहले एक सिंगल लीगल एक्सप्रेशन आएगा। आप ये स्टेटमेंट, ये सिंगल लीगल एक्सप्रेशन पर मैं थोड़ा सा एम्फेसिस आपने फील किया होगा, मैं थोड़ा सा जोर डाल रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्टेटमेंट जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो, वो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। वो इंशाल्लाह आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस आपको बातें समझ आ जाएंगी। जो सिंगल लीगल एक्सप्रेशन है वो आप इसको यहाँ पे जितने मर्जी लिखें, लेकिन हर एक को आपने सेपरेट करना है कामा से। अच्छा, अब ये 6 की 6 वेरिएशंस आप इकट्ठे भी यूज़ करते हैं, जुदा जुदा भी, या किसी भी सेट ऑफ ग्रुप्स में यूज़ कर सकते हैं। इस पर यह पाबंदी नहीं कि आपने ये वाली कर ली तो ये नहीं कर सकते और ये वाली कर ली तो ये वाली कर सकते हैं। जौन सी मर्जी मिला के 6 की 6 इकट्ठी करें, 4 इकट्ठी करें, 3 2 इकट्ठी करें, 5 इकट्ठी करें, जौन सी वेरिएशन जिस ऑर्डर में जैसे मर्जी आप यूज़ करें। ओके, let's see an example of the variation 4, 5 and 6 that was all about multiples, यानी multiple initializations, multiple incrementation, decrementation, multiple conditions। आपने पिछली 3 स्लाइड्स में तमाम केसेस में हमने मल्टीपल वेरिएशंस को यूज किया। सबसे पहले आपका रिजर्व वर्ड फॉर आ गया, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपने देखा हमने स्टार्ट किया मल्टीपल इनिशियलाइजेशन से। दिस टाइम आई एम डूइंग 3 इनिशियलाइजेशंस, i इक्वल्स 2, j इक्वल्स 3 एंड k इक्वल्स 1। पहली इनिशियलाइजेशन i इक्वल्स 2 के बाद कामा है, j इक्वल्स 3 के बाद भी कामा है और k इक्वल्स 1 जो लास्ट इनिशियलाइजेशन उसके बाद कामा के बाद हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया। सो बी केयरफुल अबाउट द लास्ट वन। ये तीनों की डेटा टाइप इंटीजर है, i को 2 असाइन हो गया, j को 3, k को 1, so on and so on। अब आप उसके बाद कंडीशन लिखते हैं k इज लेस देन इक्वल टू 2। मैंने आपको बता दिया, पिछली स्लाइड पे हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग मल्टीपल कंडीशंस, यू कैन राइट ओनली वन कंडीशन ओवर हियर। यहाँ से यू कैन ऑफ कोर्स राइट मल्टीपल कंडीशंस बट द लूप will continue running or will stop
ओनली ऑन द बेस्ड ऑफ राइट मोस्ट कंडीशन। सो एक सारा लिखने का फायदा नहीं, राइट मोस्ट कंडीशन जो आपकी है जिसपे आपके ख्याल में आपके लूप में रुकना है उसी को यहाँ पे रोक लो। हाँ, एक अल्टरनेटिव ये है कि ऑल टुगेदर यहाँ कंडीशन लिखो ही नहीं, जैसे मैंने आपको पिछले बताया, और तमाम वो कंडीशन जिनकी बुनियाद पे आप लूप से बाहर निकलना चाहते हैं उसको फॉर की बॉडी में लिख के उसके आगे ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर दें। अच्छा जी, इसके बाद ऑफ कोर्स आती बॉडी है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बात को समझने के लिए आगे भी से कर रहे हैं। आई प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, के प्लस प्लस, हमने तीनों इंस्ट्रूमेंटेशंस कर दी। आई को भी इंस्ट्रूमेंट किया, जे को भी किया और के को भी किया। आई के बाद भी काम है, जे प्लस प्लस के बाद भी काम है, के प्लस प्लस। लास्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद अब देखिए मैं माउस मूव करूँ वहाँ ना कामा है और ना सेमीकोलन है। थर्ड पार्ट में फॉर का जो सिंटेक्स है वो ये डिफाइन करता है कि यहाँ पे लास्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद ना ही कामा आता है ना ही सेमीकोलन आता है। ओके, हम इसकी बॉडी में हम क्या करें, वी आर सिंपली डिस्प्लाइंग आई जे एंड के। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, जब आप इनिशियलाइजेशन रन होगी सबसे पहले तो आई को इनिशियलाइज कर देंगे हम 2 से, जे को इनिशियलाइज करेंगे 3 से और के को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से। उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी, के की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू। बाकी आई जे की वैल्यू से कंडीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप बॉडी में आ जाओगे, साथ साथ काइंडली मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा। देखें तो आई सी आउट कर दो, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, के की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, जे की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 1। दिस विल बी योर आउटपुट 2 3 1। बॉडी क्लोज हुई। जब भी फॉर लूप की क्लोजिंग पार्ट आता है बॉडी का, द कंट्रोल जंप्स टू इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। अगेन आप इंस्ट्रूमेंट करोगे और काम आपको पता है लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो लेफ्ट एसोसिएटिव में जो लेफ्ट मोस्ट इसमें एक्सप्रेशन है वो ये वाला है। आई प्लस प्लस, पहले आई प्लस प्लस करेगा, उसके बाद जे प्लस प्लस, उसके बाद के प्लस प्लस। तो आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू हो जाएगी 3, जे की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 4 और के की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2। इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद हम देखें, माउस को काइंडली फॉलो कीजिएगा, आपका जो कंट्रोल है वो आ जाएगा कहाँ पे, कंडीशन पे। कंडीशन अब टेस्ट होगी, k इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन और इक्वल टू, द कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होता मूव कर देंगे बॉडी में। अब इनिशियलाइजेशन का लूप का हिस्सा नहीं रहेगा, सिंगल हो या मल्टीपल हो, होना उसने एक ही बार है। ये बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी के अंदर आपने आई जे के की वैल्यू प्रिंट कर दी, विच आर 3 4 एंड 2। बॉडी क्लोज हुई, आपने जंप किया यहाँ से इंस्ट्रूमेंटेशन पे। अगेन आई प्लस प्लस होगा, उसके बाद जे प्लस प्लस होगा और उसके बाद के प्लस प्लस होगा, जिससे आपके पास आई की वैल्यू 4, जे की वैल्यू 5 और के की वैल्यू 3 होगी। फिर आप कहाँ पे आएंगे, कंडीशन पे। अब कंडीशन क्या है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, द कंडीशन इज फॉल्स। चूंकि कंडीशन फॉल्स है इसलिए इस दफ़ा हम लूप की बॉडी से बाहर जंप कर देंगे जहाँ पे ये लूप की बॉडी क्लोज हो रही है, और एक्चुअली ये वाला जो आउटपुट है 4 5 3 ये डिस्प्ले नहीं होगा। जो लास्ट वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की ये डिस्प्ले नहीं होंगी। द आउटपुट इज नॉट डिस्प्लेड एज के इक्वल्स 3 विल रेंडर द कंडीशन एज फॉल्स। ठीक है जी। दूसरा, जब आप बाहर मूव कर गए, फॉर का ब्लॉक क्लोज हो गया, तो याद रखें आपने फॉर के ब्लॉक के अंदर, आपने यहाँ से इसका ब्लॉक शुरू हो जाता है फॉर का, आई जे और के डिक्लेयर किए थे, वो अब मेमोरी में नहीं रहे, क्योंकि जब कोई ब्लॉक खत्म होता है तो उसके डिफाइंड वेरिएबल्स जो हैं वो मेमोरी से इरेज कर दिए जाते हैं। अच्छा जी, लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ वेरिएशन 4 5 6। देखें, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, और मैंने आपसे कहा था वेरिएशन 6 में स्पेसिफिकली कि यू कैन यूज एनी एक्सप्रेशन, एनी सिंगल लीगल एक्सप्रेशन इन दिस पार्ट। यहाँ पर अब देखो मैंने लिटरली एक सिंगल लीगल एक्सप्रेशन यूज किया है और इसको अब थोड़ा सा समझना है। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इसकी बॉडी में आपने सिर्फ और सिर्फ एक सेमीकोलन डाला है और कुछ भी नहीं। उसके बाद आप वापस आ गए इसके अपडेशन पार्ट में, और उसमें आपसे मैंने कहा था कि यू कैन राइट एनी लीगल सिंगल एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक सिंगल लीगल एक्सप्रेशन हमने लिखा है, सी आउट आई एंडल कामा आई प्लस प्लस। मैंने आपसे कहा कामा लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो पहले ये का वाला काम, फिर ये वाला काम, फिर बाद में राइट वाला काम होगा। तब ये लूप कैसे चलेगा, सबसे पहले आपके पास इनिशियलाइजेशन होगी आई इक्वल 0, उसके बाद आप कहाँ पे आएंगे, कंडीशन पे। आई 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन क्या है आपके पास, ट्रू है। ट्रू है तो इट, अगर कंडीशन ट्रू तो कीप इन माइंड कि इट विल जंप टू बॉडी, ये बॉडी में एक दफा जाएगा जरूर। ठीक है जी, बॉडी में जाएगा जरूर। ये नहीं, ये यहाँ पे ये देखें मेरा माउस जो सेमीकोलन बॉडी में, इसके क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखा हुआ है। आप इसको वन लाइनर लूप्स कहते हैं, हम आगे वन लाइनर लूप्स का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। सेमीकोलन में आप आने के बाद आप मूव करोगे इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे, और उसमें सबसे पहले सी आउट आई जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। सी आउट आई, आई की करंट वैल्यू जैसे अभी हमने कहा कि वो आपके पास 0 है ना, तो ये 0 जो है आपका प्रिंट हो जाएगा,
और साथ एंडल की वजह से आप कहाँ पे चले जाओगे, नेक्स्ट लाइन पे। उसके कामा के फिर राइट साइड पे प्लस प्लस हो रहा है, तो ये राइट साइड वाला काम बाद में होता है, कामा इज लेफ्ट एसोसिएटिव, ये पहले लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा फिर राइट वाला। आई प्लस प्लस इसको डिस्प्ले करने के बाद ये करेगा 0 + 1, दैट विल मेक इट 1। अब ये एक्सप्रेशन चल गया, तो फॉर लूप का बेसिक सिंटेक्स से कहता है कि इंप्लीमेंटेशन के बाद मूव करो कहाँ पे, कंडीशन पे। आप कंडीशन टेस्ट की जाएगी, 1 आई की वैल्यू चेक करो विच इज करंटली 1, 1 ये 1 इज लेस देन इक्वल टू द कंडीशन इज ट्रू। इफ द कंडीशन इज ट्रू तो आप अगेन मूव करते हो कंडीशन से कहाँ पर, बॉडी पर, अगर कंडीशन ट्रू है और इसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ देयर इज ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट टर्मिनेटर, no action being performed, the single statement terminator must be written there if you are using a single liner loop। नहीं लिखेंगे तो बाद में consequences बताऊंगा। let's continue with focus on the current execution। तो ये सेमीकोलन को रीड करने के बाद ये अब आएगा कहाँ पे, इंप्लीमेंटेशन पार्ट में। उसमें लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट होगा विच इज सी आउट आई एंडल, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो आई की वैल्यू 1 है तो आपके पास 1 प्रिंट हो जाएगा और एंडल की वजह से आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस ये वाला पार्ट रन होगा, तो आई की वैल्यू 1 + 1 आपके पास 2 हो जाएगी। इसको रन करने के बाद अगेन इंप्लीमेंटेशन से कंट्रोल जाता है कंडीशन पे, कंडीशन टेस्ट होगी, आई की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, द कंडीशन इज ट्रू। ट्रू हो तो याद रखें इट मूव्स इनटू द बॉडी, और फॉर की बॉडी में करंटली सिर्फ सेमीकोलन है। ये जो एक सेमीकोलन आपको नजर आ रहा है, ये सेमीकोलन को ये एक दफ़ा रीड करने के बाद इंप्लीमेंटेशन ये पार्ट में आएगा और उसमें लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट करेगा, बट सी आउट आई, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, आई की करंट वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगी और एंडल की वजह से आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। फिर कामा आई प्लस प्लस, ये 2 + 1 करेगा, 2 + 1 विल मेक इट 3, और वहां से हम जंप करेंगे कंडीशन पे, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, नाउ द कंडीशन इज फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो यू विल जंप outside the body of the loop which is after the statement terminator। statement terminator के बाद कोई remaining lines हैं तो वो अब आपकी बाकी की एग्जीक्यूट होंगी। अच्छा जी, let's carry on, let's see one more example, variation of for loop, variation 4 5 6। अब आप देखें, आपने कहा कि i को इनिशियलाइज कर दो 0 से, फिर आपने कंडीशन, और अगेन अब यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट को बाद पहले लिख दिया और एक्सप्रेशन को बाद में लिख दिया। तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली जो लूप्स की कंस्ट्रक्ट का एग्जीक्यूशन ऑर्डर था वो तोड़ दिया। कैसे, हमने कहा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, ठीक है, कंडीशन टेस्ट होगी, यहाँ भी ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आ जाओ, सेमीकोलन लिखा है, नथिंग प्रैक्टिकल इज हैपनिंग ओवर देयर। इसको एक दफ़ा सेमीकोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर को रीड करके कहाँ पे आ गया, कंडीशन में। अब सॉरी, इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन पार्ट में, यहाँ से जब यहाँ पे जंप किया तो इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन पार्ट को अब आप सिंगल लाइनर लूप के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। उसमें आपने पहले इंक्रीमेंट लिख दिया और बाद में अपनी रिपीटिंग स्टेटमेंट डाल दी। आपने कंस्ट्रक्ट का ऑर्डर तोड़ दिया। जो पिछली स्लाइड थी उस पर आपने देखा कि पहले आपने अपनी रिपीटिंग स्टेटमेंट डाली थी, देखें, सी आउट आई 0 प्रिंट करो, 1 प्रिंट करो, आई की वैल्यू 2 प्रिंट करो, ये रिपीटिंग स्टेट ये पहले आ रही थी और बाद में आ रहा था इंप्लीमेंटेशन पार्ट। और ये जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है इसमें अब आपने ये ऑर्डर तोड़ दिया। तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि इस ऑर्डर के तोड़ने से होगा क्या, व्हाट विल हैपन नाउ। तो अगर आप रन करें तो आई को आप किससे इनिशियलाइज करेंगे, 0 से, फिर आप कंडीशन को टेस्ट करेंगे, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, द कंडीशन इज ट्रू। बॉडी पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर को उसको प्रोसेसर रीड करेगा और वहां से आप जंप करेंगे इंप्लीमेंटेशन पे। उसमें आप 0 प्रिंट करने के बजाय पहले आप कर रहे हैं आई प्लस प्लस, तो 0 + 1 विल मेक इट 1, और फिर आप कह रहे हो प्रिंट कर दो आई की वैल्यू, आउटपुट में आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 1, और एंडल की वजह से नेक्स्ट लाइन पे चले जाओगे। इंप्लीमेंटेशन पार्ट जब पूरा लेफ्ट टू राइट चल गया तो अब आएंगे हम कंडीशन पे और चेक करेंगे आई की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू, कंडीशन इज ट्रू है। कंडीशन ट्रू हो तो इस बॉडी में आके एक दफ़ा सेमीकोलन को ज़रूर रीड करना है। उसके बाद आपने आना इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे और आपने आई की वैल्यू को ऐड कर देना। आई की करंट वैल्यू 1 है तो 1 + 1 विल मेक इट 2, और फिर आप आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो आई की करंट वैल्यू 2 है तो सी आउट आई विल प्रिंट द करंट वैल्यू ऑफ 5 इज 2। अब देखें आपका पहला नंबर 1 प्रिंट हो गया, दूसरा नंबर 2, एंडल की वजह से आप नेक्स्ट लाइन पे आ गए। ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाए तो यू मूव टू द कंडीशन पार्ट। कंडीशन अगेन 2 इज लेस देन इक्वल टू, कंडीशन इज ट्रू।
अगर कंडीशन ट्रू है तो कहाँ पे जाओगे, बॉडी में, स्टेटमेंट टर्मिनेटर को पढ़ा, और फिर आ गए इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे, जिसमें आपने कंस्ट्रक्ट्स के नेचुरल ऑर्डर को तोड़ के, वो था आपने अपना तोड़ दिया, और आई प्लस प्लस को पहले इंक्रीमेंट कर दिया और रिपीटिंग स्टेटमेंट बाद में लिख दी, तो 2+1 बिकम्स 3, और उसके बाद आप जो है वैल्यू प्रिंट कर रहे हो और आपके पास क्या प्रिंट हो गया, 3। फिर ये यहाँ पे आया और आप कंडीशन को टेस्ट किया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन 4 के केस में फॉल्स हो गई, ठीक है जी। एक्चुअली 3 के केस में फॉल्स है, आई एम सॉरी द 4 इज गोइंग ओवर देयर बाय मिस्टेक, लेकिन एनी हाउ आपके पास 1 2 3 आपके पास डिस्प्ले हो गया। तो दिस वाज नॉट योर इंटेंशन लुकिंग एट द लूप, आप चाहते ये थे कि आप 0 1 2 प्रिंट करो, लेकिन कंस्ट्रक्ट्स का ऑर्डर तोड़ने की वजह से आपने 1 2 3 प्रिंट किया है, ठीक है। इसको खुद भी आप एक दफ़ा ड्राई रन ज़रूर कीजिएगा, तो आपको ये बात ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, लेट्स सी एन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल of the variation of the for loop, हम उसको यूज करेंगे, and we want to print a structure like this one। आपको नजर आ रहा है एक pyramid बना हुआ है स्टैरिक्स का। मैं इसका कोड से पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, और फिर उसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि यूजिंग द वेरिएशंस ऑफ द फॉर हम इसको कैसे करेंगे। हमने क्लास में किया है इसको, हमने क्लास में ऐसे किया था कि एक हमने पार्ट लिखा था अपर हाफ ऑफ दिस pyramid या डायमंड, इसको आप जो भी कहें, डायमंड ज़्यादातर बुक्स में यूज़ होता है। तो यहाँ से ये जो मिडल लाइन है इससे लेके टॉप तक जो एक स्टार नज़र आ रहा है, आई होप यू कैन सी माई माउस, तो यहाँ पर जो है द कर्सर ओवर देयर, आई एम सॉरी, तो यहाँ पर जो है जो अपर डायमंड जो है, दिस अपर डायमंड के लिए की प्रिंटिंग के लिए आप एक लॉजिक यूज़ करते हैं, और जो लोअर अपर डायमंड है उसके लिए आप दूसरे लॉजिक यूज़ करते हैं। तो ये 2 और 2 4 तकरीबन मिला के कुछ 6 लूप्स ही बन जाते हैं, ये आप लिखते हैं तो ये पूरा डायमंड प्रिंट होता है। हम यहाँ 6 लूप्स के बजाय 3 लूप्स में ये काम करेंगे, यूजिंग दी वेरिएशंस ऑफ द फॉर लूप, और हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाउ पावरफुल द वेरिएशन ऑफ द फॉर लूप्स आर। इसके लिए हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, देखिए हाफ रोज, और हाफ रोज को मैंने वैल्यू दे दी 4 के। मेरे डायमंड इस केस में ये जो मेरा कंप्लीट डायमंड है, दिस इज ऑफ 7 रोज, जिसका अपर हाफ 1 2 3 4, अपर हाफ में यहाँ से मिडल तक, शुरू से लेकर मिडल तक टोटल 4 रोज हैं, ठीक। ये वेरिएबल बना के आप इसकी जनरलाइजेशन बाद में कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे इसको हार्ड कोड कर दिया 4, आप बाद में सिंपली 4 की जगह सी इन ले लें, आप यूजर से ले लें हाफ रोज की, यार कोई वैल्यू ऐड कर दो हाफ रोज की, इस ये आप यूजर से इनपुट लोगे तो दिस बिकम्स अ जनरलाइज pyramid, ठीक है, ये जनरलाइज डायमंड। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट आप इनपुट ले रहे हो 4 CH इक्वल स्टैरिक, हमने CH वो करेक्टर है जो प्रिंट करना है, तो उसको मैंने वेरिएबल को इसलिए यूज़ किया कि क्योंकि मैंने प्रिंट एग्जांपल के लिए स्टैरिक यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ये यूज़र से भी ले सकते हैं और यूज़र के दिए हुए मर्जी का स्ट्रक्चर प्रिंट कर सकते हैं, किस करेक्टर का डायमंड बनाना चाहता है, हैश का, एट का, कैरेट सिंबल का, स्टैरिक का, स्लैश का, कैन बी एनी सिंबल, ठीक है, या परसेंटेज सिंबल का, सो ऑन एंड सो ऑन। उसके बाद आप देखें हमने टोटल रोज को इनिशियलाइज किया 7, क्योंकि अपर हाफ में 4 रोज हैं और लोअर हाफ में आपके पास 3 रोज हैं। 4 + 3 विल मेक हाउ मेनी रोज, इट विल मेक 7 रोज। अगर आप इसको जनरलाइज करें तो टोटल रोज आर एक्चुअली इक्वल टू हाफ रोज मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1। यूजर से आप हाफ रोज ले लें, उससे आप टोटल रोज इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ रोज यूजर ने फॉर एग्जांपल 4 दिया, तो 4 × 2 8, 8 - 1 आपके पास 7 हो जाएंगे। यूजर कहता है मेरे हाफ रोज 30 हैं, तो 30 × 2 विल गिव यू 60 - 1 विल मेक द टोटल रोज 59। क्योंकि डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज हमेशा ऑड होंगी, वो इवन नहीं होंगी, ठीक है जी। यूजर की मर्जी, और हाफ रोज वो जितनी मर्जी है, तो उसके मुताबिक जो है आपके पास स्ट्रक्चर को हम आखिर में ऑड बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग द हाफ रोज बाय 2 and subtracting 1 from it will make the entire structure, will turn the entire structure into an odd structure having odd number of total rows, ठीक है जी। अच्छा, लेट्स कैरी ऑन। और उसके बाद देखें ये पहला वेरिएबल मेरा बन गया रोज के नाम से, इसकी मदद से मैं रोज का काउंट रखूंगा और मैं इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ 1 से। अच्छा, रोज का जो वेरिएबल है ये काम करेगा नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के लिए जो हम प्रिंट कर रहे हैं। हम 1 से लेके हमने जाना है 7 में, हमारे इस केस में इस एग्जांपल को समझने के लिए। उसके बाद देखें आपका जो ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले हम स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं। तो ये जो इसकी टॉप रो है ना, इसमें स्टार से पहले 1 2 3 स्पेसेस आएंगी।
इस स्टार से पहले 2 स्पेसेस हैं, इस स्टार से पहले 1 स्पेस और इस स्टार से पहले 0 स्पेस है। आप इस अगर इस हिसाब से लगाएं तो इसकी 0 स्पेस 1 स्पेस तो ये स्टार आगे चला जाएगा, 2 स्पेस तो ये स्टार 2 स्पेसेस आगे चला जाएगा, ये 3 स्पेसेस की वजह से ये स्टार 3 स्पेसेस आगे चला जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस एग्जाम्पल के केस में आपका स्पेस काउंटर स्टार्ट हो रहा है 3 से, कितनी स्पेसेस आपने प्रिंट करनी है इसका हिसाब किताब आप रखेंगे स्पेस काउंटर से, एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3। और अगर हम इसको जनरलाइज करने चाहें तो स्पेस काउंटर विल ऑलवेज बी हाफ रोज -1। इस केस में देखिए हाफ रोज आपके पास 4 हैं, तो स्पेस काउंटर पहली रो का शुरू हो रहा है 3 से, पहली रो में 3 स्पेसेस हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास हाफ रोज लेट सपोज 7 हो तो पहली रो में आपके पास 6 स्पेसेस होंगे। इस तरह हाफ रोज आपके पास 15 हो तो पहली रो में आपके पास 14 स्पेसेस होंगी। 15 - 1 विल गिव यू 14। तो स्पेस काउंटर आपका शुरू होगा हाफ रोज -1 से। हम साथ साथ उसको जनरलाइज करते जा रहे हैं इस स्पेसिफिक एग्जांपल के अगेंस्ट। पहले हम इससे समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट और फिर जनरली हमने उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है तमाम पॉसिबल वैल्यूज के लिए। इस वजह से हम जनरलाइजेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। अच्छा जी, कॉल्स काउंटर जो है वो कॉलम काउंट करेगा। आप देखें पहली रो में एक ही कॉलम है तो उसको हमने 1 से स्टार्ट किया है। आई विल नॉट से फर्दर एनीथिंग अबाउट इट, आगे चल के चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। अब जनरलाइजेशन के लिए आपने ऐसे किया, आपने कहा जी पहले यूजर से कहा इंटर नंबर ऑफ रोज फॉर द अपर हाफ के लिए आप रोज दे दो एंड यू टेक दैट वैल्यू एंड स्टोर इट बाय यूजिंग सी इन द वेरिएबल नेम्ड हाफ रोज। फिर हाफ रोज के बाद आपने यूजर से उसकी चॉइस ऑफ करेक्टर ले लिया। स्टैटिक का डायमंड बनवाना चाहते हो, हैश का, या सिंपली किसी डिजिट का या अल्फ़ाबेट का, जिसका मर्जी वो आप करेक्टर ले लें यूज़र से और वो आप स्टोर कर दें CH में। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका फॉर लूप। अब फॉर लूप में देखें हमने वेरिएशंस करनी है, मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हम करेंगे, वो आप देखते जाए हम कैसे कर रहे हैं। और आपको अंदाज़ा हो गया क्योंकि पहले भी इनिशियलाइजेशन के बाद मैंने क्या लगा दिया, कामा, इट मीन्स अ सेकेंड इनिशियलाइजेशन इज कमिंग। रोज को देखें, हमारा वर्चुअल कोड यहाँ से शुरू हो गया ना। हमने कहा इंटीजर रोज इक्वल्स 1 से काउंट करना स्टार्ट करो। हमने रोज को कहाँ तक लेके जाना है, टोटल रोज तक। टोटल रोज हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, हाफ रोज मल्टीप्लाइड बाय 2 - 1। अभी हमने जैसे ये एग्जांपल में के केस में हमने कहा कि टोटल रोज हो जाएंगी 4 × 2 8, 8 - 1 7। इसको आप काउंट करेंगे 7 रोज बनती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमने इसको करने से पहले ये लॉजिक एक्सप्लेन किया। ये सेकंड आपकी इंक्रीमेंट, आपकी इनिशियलाइजेशन हो गई। 1 से स्टार्ट करना है और टोटल रोज तक जाना है, वो हम लूप के अंदर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा स्पेस काउंटर हमने लूप के अंदर कैलकुलेट किया। और स्पेस काउंटर कहाँ से हमेशा शुरू होगा, मैंने आपको बताया हाफ रोज -1 से। इस केस में हाफ रोज अगर 4 है इस एग्जांपल में, तो पहली रो में आपके पास 3 स्पेसेस आएंगे। 4 - 1 विल गिव यू 3। हाफ रोज की वैल्यू ये 4 है, 4 - 1 3। ये जनरलाइज केस होता जा रहा है। अब इसको यूजर जितनी बड़ी वैल्यू दे, ये अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर इसके मुताबिक सेट होता जाएगा। 1 2 3 3 इनिशियलाइजेशन होगी। रोज को इनिशियलाइज किया, टोटल रोज को इनिशियलाइज किया, स्पेस काउंटर को इनिशियलाइज किया। आपके पास कॉल्स काउंटर भी था अगर आपको याद हो। तो इस वजह से आपकी चौथी इनिशियलाइजेशन जो कॉल्स काउंटर, यानी आपने कहा कि टोटल रोज इतनी है और हर रो के अंदर आपके पास कितने कॉलम्स आपने प्रिंट करने हैं। तो पहले रो में आप स्टार्ट कर रहे हैं कॉल्स काउंटर किससे, 1 से। तो यहाँ पे 1 डालिए आप। सेमीकोलन इंडिकेट्स कि मेरी इनिशियलाइजेशन खत्म हो गई हैं। 4 वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए। रोज दैट विल कीप count of the number of rows printed. You can see at it that we will keep on incrementing it until we reach the total rows. ठीक है जी, 1 से लेके टोटल रोज तक हमने इसको लेके जाना है। स्पेस काउंटर, थोड़ा सा लॉजिक इसमें आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक होगा। हमने कहा कि पहली रो में कितनी स्पेसेस हैं, 3। दूसरी रो में 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। यहाँ पे अगर आप देखें 3 2 1 0 और यहाँ से फिर इंक्रीमेंट हो रही हैं 1 2 एंड 3। इसको हम बाद में देखेंगे। कॉल्स काउंटर हमने पहले जो आपका रो है उसमें एक कॉलम है और कॉलम भी बड़ा इंटरेस्टिंगली इंक्रीमेंट हो रहा है। 1 + 2, तो आप सेकेंड कॉलम में देखो 3 स्टार्स हैं, उसके बाद 5 स्टार्स हैं, उसके बाद 7 स्टार्स हैं। 1 3 5 7। हर रो में जो कॉलम्स हैं वो +2 बढ़ते जा रहे हैं। यानी 1 के बाद 3 कॉलम्स आ गए, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। आई होप कि आप साथ साथ मेरे माउस कर्सर को फॉलो करेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट रो में आपके पास जो है 7 - 2 5, 5 - 2 3, 3 - 2 1, इस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा जी, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशंस मल्टीपल लिखने का फ़ायदा नहीं है। हम एक ही कंडीशन की बेस पर अपने लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, और वो कंडीशन क्या है, रोज इज लेस देन और इक्वल टू टोटल रोज। रोज की वैल्यू चेक करो, अगर सारी रोज प्रिंट हो गई हैं तो मूव आउट ऑफ द लूप, दैट्स ऑल। आपने जो है रोज इज लेस देन इक्वल टोटल रोज एक ही कंडीशन स्टार्ट किया। इस केस में इस एग्जाम्पल को सेट करने के लिए अगर यूजर ने लेट सपोज ये वैल्यूज दी हैं जो कि हमारे पास इस तरह का डायमंड प्रिंट करेगा, तो वी विल गो फ्रॉम 1 अप टू 7 रोज, यानी रोज की वैल्यू जब तक हमारे इस एग्जाम्पल के केस में 7 ना हो जाए। अच्छा जी, आगे चलिए। अब पिछली स्लाइड पर हमने जो इनिशियलाइजेशन की वो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ ताकि वो आपके पास रीडेबल रहें और आपको लूप जो है साथ साथ समझ आए। अच्छा जी, तो ये हमने पिछली स्लाइड से हमने कंडीशंस वगैरह उठा के ले आए, वहाँ से हमने ये 4 इनिशियलाइजेशन की थी। रो को इनिशियलाइज किया था 1 से, टोटल रोज को हमने इनिशियलाइज किया था हाफ रोज मल्टीप्लाइड बाई 2 - 1 से। हम ये सपोज करें कि यूज़र ने हाफ रोज के लिए 4 की वैल्यू दी है, तो 4 × 2 8, 8 - 1 7 आ गया। स्पेस काउंटर 4 - 1 आपके पास 3 हो जाएगा, क्योंकि पहली रो में मुझे 3 स्पेसेस प्रिंट करनी है और पहली रो में मैंने एक ही कॉलम प्रिंट करना है, तो कॉल्स काउंटर मेरा स्टार्ट हो गया 1 से। और ये अब पूरा लूप हमारा चलना है, रोज इज लेस देन और इक्वल टू टोटल रोज। ये देखें, ये आपका फॉर लूप का क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। इन कंडीशन के बाद आपका इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन का पार्ट है, उसमें हम बड़े पावरफुल वेरिएशंस यूज करेंगे। अब आपसे मैंने कहा था कि दी ओनली पार्ट ऑफ द फॉर in which you can write multiple expressions where a single expression must be separated by comma। एक सिंगल लीगल एक्सप्रेशन जो है उसके बाद आप कामा डाल के मल्टीपल लीगल एक्सप्रेशन डाल सकते हैं। अब देखें, सबसे पहला एक्सप्रेशन आपने सिंपली डाल दिया रोज प्लस प्लस। रोज को काउंट करो, रोज को 1 से लेके हमने कहाँ तक जाना है, 7 तक, तो 1 + 1 will make it 2 3 4 5 so on and so on all the way up to 7 इस एग्जाम्पल के केस में। उसके बाद अब आप चेक कर रहे हैं कि आप डायमंड के लोअर हाफ में हैं या अपर हाफ में हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है, रोज इज लेस देन और इक्वल टू हाफ रोज, तो इट मीन्स कि आप डायमंड के अपर हाफ में हैं। ठीक है, रो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो रोज की वैल्यू, तो आप इस अपर हाफ में हैं। तो अपर हाफ में आप क्या कर रहे हैं? अपर हाफ में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो आप अपना स्पेस काउंटर डिक्रीमेंट कर रहे हैं। हमने स्पेस काउंटर को इनिशियलाइज किया था 4 से, ये 4 से यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 स्पेसेस करनी है। ठीक है ना, सॉरी 4 - 1 3 हो गया, तो अब पहली रो में 3, फिर 2 स्पेसेस, फिर 1 स्पेस और फिर 0 स्पेस। तो स्पेस काउंटर माइनस माइनस, यहाँ पे 3 स्पेसेस, फिर 2 स्पेसेस, फिर 1 स्पेसेस, फिर 0 स्पेसेस। ये माइनस माइनस कब तक चलता रहेगा? जब तक रो की वैल्यू हाफ रोज के इक्वल है या उससे कम है, यानी 1 2 3 4 रोज यहाँ तक जब तक ना पहुंचे। कंडीशनल ऑपरेटर आपको पता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाला एक्सप्रेशन जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्वेश्चन मार्क की वजह से ये स्पेस काउंटर माइनस माइनस एग्जीक्यूट होगा, और अपर हाफ के लिए स्पेस काउंटर्स जो हैं वो डिक्रीमेंट होंगे। और जब आप लोअर हाफ में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे स्पेस काउंटर की वैल्यू 0 ही होगी। अब एक एक स्पेस बढ़ती जा रही है, 1 2 3। तो आप देखिए कॉलन के बाद अब फॉल्स वाला पार्ट लिखना है, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए इसका मतलब रोज की वैल्यू हाफ रोज से 4 से बड़ी होगी। आप रो 5th, रो 6th और रो 7th में जब पहुंचेंगे तो रो 5 6 7 के लिए कंडीशन फॉल्स होगी। तो फॉल्स के केस में कॉलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो जो कह रहा है कि स्पेस काउंटर को इंक्रीमेंट करो। यानी जब आप 5th रो में होंगे तो आप 0 की बजाय अब आप जाएंगे 1 स्पेस पे, यहाँ पे 2 स्पेसेस प्रिंट करेंगे, यहाँ पे 3 स्पेसेस प्रिंट करेंगे। इसी तरह ये जो आपके कॉलम्स की प्रिंटिंग हो रही है इसके लिए भी आपके पास 2 केसेस हैं, या आप इस डायमंड के अपर हाफ में हैं और या आप इस डायमंड के लोअर हाफ में। रोज इज लेस देन और इक्वल टू हाफ रो, अगर ये कंडीशन टेस्ट हो और आप इसके अपर हाफ में हुए तो आप देखो कॉलम्स को कैसे इंक्रीमेंट करो। यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे
3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, आपका कॉलम्स +2 में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपका जो कॉल्स काउंटर है वो +=2 होना चाहिए। यानी आपने कॉल्स काउंटर को इनिशियलाइज किया था ना 1 से, तो पहली रो में 1 कॉलम, दूसरे रो में 1 + 2 3 कॉलम, तीसरे रो में 3 + 2 5 कॉलम, चौथे रो में 5 + 2 7 कॉलम्स। जब आप 7 कॉलम्स प्रिंट करने के बाद आ गए 5वें रो में, तो अब आप लोअर हाफ में मूव कर गए, ठीक है। और लोअर हाफ में जब मूव किया तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। रोज इज लेस देन और इक्वल टू हाफ रोज। जब आप रो नंबर 5 पे पहुंचोगे तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि हाफ रोज कहाँ पे खत्म हो रही है, 4 पे। जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर आप जो है वो कॉलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, पहले वाला नहीं होता। तो उस केस में देखें, अब यहाँ पे पहुंच के 7 रोज थी, तो 7 - 2 5, 5 - 2 3, 3 - 2 1, तो अब कॉल्स काउंटर में क्या हो रहा है, आपके पास -2 हो रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के केस में आपके पास कॉल्स काउंटर +2 हो रहा है जो कि अपर हाफ में है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप लोअर हाफ में मूव कर गए, तो फॉल्स के केस में आप जो है ये कॉलन के बाद वाला एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेंगे जो कि कॉलन से -2 करेगा। तब आप देखिए कितने पावरफुल कंप्लीट कंडीशनल ऑपरेटर्स के एक्सप्रेशंस मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में लिख दिए। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है। ये कंडीशन खत्म होगी सेमीकोलन, पहले में सिंपली रोज को इंक्रीमेंट करो, दूसरे में आपने कहा कि स्पेस काउंटर को इंक्रीमेंट करो, अगर अपर हाफ में हो तो माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट कर दो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी लोअर हाफ में होगी तो स्पेस काउंटर प्लस प्लस कर दो, आपने स्पेस काउंटर को बढ़ा दिया। इसी तरह फिर कामा के बाद थर्ड एक्सप्रेशन आ गया, और ये पूरा एक्सप्रेशन ये इसके गिर्द मैंने पैरेंथेसिस लगाई है फॉर अंडरस्टैंडिंग, वरना ये लगाना जरूरी नहीं है, ये आपको ताकि पता चले कि दिस इज अ कंप्लीट सिंगल लीगल एक्सप्रेशन। अगर आप डायमंड के अपर हाफ में हो तो आप कॉलम्स को +2 करके कॉलम्स को इंक्रीमेंट करो, ये जो एक स्टार है ये कॉलम है, और अगर आप डायमंड के लोअर हाफ में तो कॉलम्स को -2 करके यहाँ पे डिक्रीमेंट करें, ठीक है जी। अब इस लॉजिक के बाद इस लूप के अंदर हमने पहले आप देख रहे हैं स्पेसिस प्रिंट करनी है, पहले स्पेसिस और उसके बाद स्टैरिक हैं, तो पहला लूप आपका स्पेसिस के लिए चला, s = 1, s is less than equal to space counter s++, and for each iteration of this s print what space, ये उसी तरह चलेगा। ये अब नेस्टेड लूप हो गया ना, ये आपका अगर ये वाला लूप सारी इनिशियलाइजेशंस करके कंडीशन आपकी टेस्ट करेगा, ट्रू होगी तो ये ऑटोमेटिकली आएगा बॉडी में, और s = 1, s is less than equal to space counter, स्पेस काउंटर आपका शुरू में इनिशियलाइज हो रहा है किससे, 3 से, 4 - 1 हमारे इस केस में एग्जाम्पल केस में 3 है, तो 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस यहाँ पे प्रिंट करो, s is less than equal to space counter, कंडीशन ट्रू है, सी आउट स्पेस s++, फिर कंडीशन चेक करो ट्रू है तो सी आउट स्पेस s++, सो ऑन एंड सो ऑन, 1 2 3 स्पेसेस प्रिंट होंगी। इन 3 स्पेसेस के प्रिंट करने के बाद यू वांट टू प्रिंट योर एक्चुअल कैरेक्टर बाय यूजिंग द कॉल्स काउंटर। अब आप देखो int c = 1 और c इज लेस देन और इक्वल टू कॉल्स काउंटर है, उसका आपने इनिशियलाइज किया 1 से, पहली रो है तो 3 स्पेसेस प्रिंट करने के बाद एक ही कॉल्स काउंटर, एक ही जो है ना कॉलम प्रिंट होगा, कॉल्स काउंटर की वैल्यू 1 है, सी आउट ch के यूजर ने जो भी वैल्यू दी है वो हमने यहाँ पे सपोज किया स्टैरिक है तो स्टैरिक प्रिंट हो जाएगा, C++ कंडीशन ट्रू है, फिर वापस चेक करो कि कॉल्स काउंटर, अब पहली केस में तो एक ही प्रिंट करके फॉल्स हो जाएगा, आप बंद करेंगे और यहाँ से वापस आएंगे इंक्रीमेंटेशन पार्ट पे, आप चेक करेंगे कि स्पेस काउंटर को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। पहले स्पेस काउंटर ऑफ कोर्स डिक्रीमेंट होगा अपर हाफ के लिए, और कॉल्स काउंटर जो है उसमें क्या ऐड होगा, +2। तो नेक्स्ट आइटरेशन में इसी तरह 3 के बजाय पहले ये लूप 2 स्पेसेस प्रिंट करेगा, और ये वाला जो लूप है ये 1 के बजाय अब 3 कॉलम्स प्रिंट करेगा, हर कॉलम के अंदर आपके पास ch की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। मैं उसको एक कॉलम के इससे आप तशबीह दे रहा हूँ लॉजिक बनाने के लिए, आप इसको जैसे मर्जी करें। सो एट द एंड ऑफ दिस लूप आप इसको ट्राई कीजिए, इसको ड्राई रन कीजिए, इसको आप जो है ना आईडी में टेस्ट करके रन करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले बेहतर है कि आप ड्राई रन करके खुद इसका कॉन्सेप्ट समझे ताकि ये आपको ज़्यादा क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे कुछ कोशिश करेंगे कि लूप्स की बेस पर कोडिंग एग्जांपल्स अपलोड करें। कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या GCR पे भी अपलोड कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मेरे आप चैनल जो आपको बताए गए हैं वो तमाम चैनल्स ओपन है। GCR से बेहतर ये क्या चैनल यूज़ करें, वहाँ पे फिर रश बन जाती है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स लग जाते हैं,
ये यूट्यूब के चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो जो अदर चैनल है जो बाकी जितने भी चैनल्स आपको बताए हैं आपने कम्युनिकेशन के, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।